नमस्कार, मैं डॉक्टर रजा हुसैन एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने बौद्ध धर्म पर बात की थी। आज ऐसे ही एक समसामयिक मुद्दे पर हम बात करेंगे। जो समसामयिक मुद्दा है भारत व नेपाल के बीच उत्पन्न विवाद। यह मुद्दा जितना लिपुलेख व काला पानी क्षेत्र के विवाद को लेकर है, उससे कहीं अधिक यह मुद्दा राजनीतिक विचार रखा हुआ है। तो हम इस पूरे मुद्दे को या पूरे विवाद को सरलतम तरीके से समझने का इस वीडियो लेक्चर में प्रयास करेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि इस पहले वीडियो लेक्चर में हम नेपाल का सामान्य परिचय देख लें और फिर आगे भारत और नेपाल के विवाद के प्रमुख कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर विषय डाल देते हैं भारत नेपाल विवाद। भारत नेपाल विवाद। भारत नेपाल विवाद को समझने से पहले हम नेपाल का एक सामान्य परिचय देख लेते हैं, ताकि चीजें बहुत स्पष्ट रूप से हमारे समझ में आ जाए। तो हम एक भारत का और नेपाल का संयुक्त मैप बनाने का प्रयास करते हैं। मैं अच्छा चित्रकार कभी नहीं रहा हूं स्कूल जीवन से ही, परंतु मैं प्रयास करूंगा कि आप इसको समझने का थोड़ा प्रयास करें। चित्र के माध्यम से चीजें थोड़ा सरलतम तरीके से समझ में जाए। यह हमारा देश भारत है और लगभग यह नेपाल, यह है देश, हम नेपाल कह सकते हैं। तो ये नेपाल की एक पोजीशन है। भौगोलिक तौर पर भारत व नेपाल के बीच में लगभग 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जो भारत के 5 राज्यों से बनती है। 5 राज्यों से बनती है। यह 5 राज्य आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये मुद्दा बहुत हाईलाइट हो रहा है, तो परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न करंट से पूछे जाते हैं। तो 5 राज्य है बिहार, यूपी, उत्तराखंड, बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम। याद है 729 किलोमीटर बिहार टच होता है, यूपी 560 किलोमीटर, उत्तराखंड 263 किलोमीटर, बंगाल 100 किलोमीटर और सिक्किम लगभग 99 किलोमीटर। तो एक प्रश्न तो एग्जाम में इस आने की संभावना बहुत अधिक है कि नेपाल से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है। नेपाल से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य बिहार है। और इन सीमा पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 455 चौकियां हैं। तो याद रखना, नेपाल और भारत की जो भौगोलिक सीमा है वो 1751 किलोमीटर की है और सर्वाधिक बिहार से लगती है और सबसे कम सिक्किम से लगती है। अब हम और बात करें नेपाल के संबंध में। नेपाल में यहां से महान हिमालय, वृद्ध हिमालय निकलता है और लगभग यहां से मध्य हिमालय भी निकलता है। तो यानी कि ग्रेट हिमालय व मध्य हिमालय दोनों ही महत्वपूर्ण हिस्सा नेपाल से निकलता है। इसलिए नेपाल को हिमालयन देश भी कहा जाता है और ये इसके पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। आप जानते हैं कि नेपाल के इसी ग्रेट हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट आती है और उसके बाद ये मध्य हिमालय, यहां से बहुत सारी नदियां निकलती है जो भारत की ओर आती है। इसलिए भारत और नेपाल के संबंध सिर्फ राजनीतिक ही नहीं है, भौगोलिक भी है। क्योंकि भारत
में जो अनेकों नदियां का पानी आता है वो नेपाल से आता है, जैसे कोसी नदी, संतोष नदी, काली नदी, काफी ऐसी नदियां हैं। दूसरी बात अगर हम करें, यहां पर नेपाल का तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र। तो नेपाल भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बटा है। इसके बाद हम बात करते हैं नेपाल में इन क्षेत्रों में कुछ जातियां रहती है, जैसे गोरखा, आपने सुना होगा गोरखा रेजिमेंट। भारत की सेना में भी एक ऐसी रेजिमेंट बनी है जो भारतीय सेना का नेतृत्व करती है। एक रहती है शेरपा। शेरपा आपने सुना होगा, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों के नाम आते हैं, अक्सर शेरपा पीछे उनके लगा रहता है। और भूटिया, भूटिया, कई ऐसे खिलाड़ी देखे होंगे आपने जिनके पीछे भूटिया, हमारे सिक्किम में भी काफी भूटिया जनजाति के लोग रहते हैं। इसके बाद यहां पर तराई क्षेत्र में मधेसी लोग निवास करते हैं। तो कुल मिलाकर नेपाल में कुछ ही प्रमुख जातियां निवास करती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा नेपाल की कुछ स्थायी जातियों के बारे में। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारत और नेपाल के बीच की क्या स्थिति है भौगोलिक दृष्टि से। आप जानते हैं यहां पर उत्तराखंड है, यहां बिहार, यहां उत्तर प्रदेश, और ये पश्चिम बंगाल, और थोड़ा सा यहां पर सिक्किम, और इधर है ये चीन। अभी चीन को भारत तक आने के लिए पूरे नेपाल को क्रॉस करना पड़ेगा, परंतु अगर भारत नेपाल संबंध बिगड़ते हैं और नेपाल चीन संबंध बेहतर होते हैं, तो चीन भारत की इस सीमा, यानी कि हम देख चुके हैं 1751 किलोमीटर की सीमा तक पहुंच जाएगा, जो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चीन हमको कई तरह से पहले ही घिर चुका है। वो पाकिस्तान के माध्यम से लद्दाख वाले क्षेत्र में हो, चाहे वो श्रीलंका के इन बंदरगाहों पर, मालदीव पर, और अब नेपाल से जिस तरह से उसके संबंध बनते जा रहे हैं, उससे हमें 1751 किलोमीटर की सीमा तक भी चिंता बढ़ती जा रही है। तो एक प्रश्न आप ये समझिए कि भारत और नेपाल के संबंध जल से ठीक होना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका पूर्ण फायदा चीन उठा सकता है। और अभी 1751 किलोमीटर की जो सीमा है वो खुली सीमा है। ऐसा न हो कि हमें यहां पर भी LOC, LAC जैसी स्थिति निर्मित करना पड़ जाए। इस भौगोलिक दृष्टि को समझने के बाद अब हम नेपाल की राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, ताकि बातें और बेहतर तरीके से आपके समझ में आ जाए। नेपाल की भौगोलिक स्थिति को संक्षिप्त में देखने के बाद अब हम इसी प्रकार नेपाल की संक्षिप्त में राजनीतिक स्थिति देखते हैं। नेपाल में अगर हम 1765 की बात करें, यहीं से हम इसका राजनीतिक इतिहास देखते हैं, तो नेपाल कई छोटी छोटी रियासतों में बटा था। इन सारी रियासतों को हम कहें एक करने वाला या इनको जीतने वाला व्यक्ति था पृथ्वी नारायण शाह। 1765 से लगभग 1768 तक, इन 3 वर्षों में पूरे नेपाल को एक करने वाला या नेपाल का एकीकरण करने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। इसलिए पृथ्वी नारायण शाह को आधुनिक नेपाल का पिता कहा जाता है। और नेपाल में शाह वंश का समय लगभग 1768 से 2008 तक रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शाह वंश ने 1768 से लगभग 2008 तक नेपाल पर शासन किया। परंतु आप सभी को पता है कि
ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर अधिकार हो जाता है और उसी समय की बात है कि अंग्रेजों की दृष्टि नेपाल पर ही पड़ती है और अंग्रेज और नेपालों के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 में होता है और 2 वर्ष चलता है और यह युद्ध 1816 में संगोली की संधि से समाप्त होता है। यानी कि नेपाल के इस शाहवंश और अंग्रेजों के मध्य 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध प्रारंभ होता है जो 2 वर्ष तक चलता है। फिर इन दोनों के मध्य एक समझौता होता है जिसको हम संगोली संधि कहते हैं और इस संधि में तय होता है कि नेपाल में शाह वंश का शासन रहेगा। जिस तरह कश्मीर में डोगरा वंश का शासन अंग्रेजों ने बनाया था, उसी प्रकार नेपाल में भी एक तरह से देसी रियासत वाला राजवंश अंग्रेजों ने तैयार कर दिया और अंग्रेजों ने नेपालियों को यानी कि गोरखाओं को अपने सेनाओं में भर्ती किया, क्योंकि गोरखा लोग पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने के माहिर थे और उनके इस टैलेंट को अंग्रेजों ने पहचाना और भारतीय सेना ने उनको एक गोरखा रेजिमेंट के रूप में नियुक्त किया जो आज भी बरकरार है। तो एक लंबे समय तक संगोली की संधि कार्य करती रही। वह अंग्रेजों के अधीन नेपाल का शाह राजवंश नेपाल पर शासन करता रहा, परंतु 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत व पाकिस्तान को स्वतंत्र किया, उसी समय नेपाल भी अंग्रेजों से पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। अब नेपाल पर शाह राजवंश का फिर से पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है, परंतु यह अधिकार बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है और नेपाल की जनता लोकतंत्र की मांग पर अड़ जाती है। तो इस प्रकार 1947 से 1960 तक 1947 से 1960 तक नेपाल की जनता लोकतंत्र की मांग करती है। वह 1960 में नेपाल में सांकेतिक लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाता है। सांकेतिक लोकतंत्र से तात्पर्य है एक ऐसे लोकतंत्र से जो मात्र दिखावे का रहेगा, उसके पीछे वही राज परिवार पूर्ण रूप से सत्ता पर कायम रहेगा। और ऐसे ही सांकेतिक लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नेपाल में 1960 में बनते हैं गिरिजा प्रसाद कोइराला। इसी परिवार से भारत की एक मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला का संबंध रहा है। 1960 से लेकर 1990 तक यह सांकेतिक लोकतंत्र चलता रहा, परंतु 1990 के बाद साम्यवादी लोगों का नेपाल में उदय हुआ। कहा जाता है कि यह साम्यवाद नेपाल में चीन से आया, क्योंकि चीन एक साम्यवादी देश है। साम्यवाद का मतलब होता है कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी, उसी को हिंदी में हम साम्यवाद कहते हैं। इस प्रकार साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ और देखते ही देखते ये लोग हिंसक रूप में अपनी कार्यवाही को अंजाम देने लगे। इन लोगों ने पूर्ण रूपेण इस सांकेतिक लोकतंत्र व राजतंत्र का विरोध किया। ऐसे ही एक नेपाली साम्यवादी नेता जिनका नाम पुष्प कमल दहल प्रचंड है, पुष्प कमल दहल प्रचंड है। पुष्प कमल दहल ने इस सांकेतिक लोकतंत्र व राजतंत्र का हिंसक रूप से विरोध किया। स्थिति यहां तक आ गई कि राजवंश के एक राजकुमार ने खुद को गोली मार दी
वर्ष 2001 की ये घटना कही जाती है। उसके बाद राजतंत्र के ज्ञानेंद्र नेपाल के प्रमुख बनते हैं। ज्ञानेंद्र और इन साम्यवादियों और राजतंत्र के बीच ये युद्ध बड़ी तेजी से अपनी गति पकड़ता है, जिसको हम छापेमारी युद्ध भी कहते हैं। लगभग 5 वर्षों तक यानी कि 2006 तक यह युद्ध या हम कहें कि छापेमारी युद्ध चलता रहता है। फिर इसमें कई लोग मारे भी जाते हैं, कई लोग घायल होते हैं, कई लोग बेघर होते हैं। इन सारी घटनाओं को देखते हुए नेपाल में वर्ष 2006 में एक ऐतिहासिक समझौता होता है, जिसे हम नेपाल का ऐतिहासिक समझौता 2006 कहते हैं। इसमें नेपाल की 7 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, 7 प्रमुख राजनीतिक दल, जिनके नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला थे, और साम्यवादियों के साम्यवादी दलों के नेता पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड थे। तो वर्ष 2006 में नेपाल में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, वहां के राजतांत्रिक दलों में व साम्यवादी दलों में। याद रखें, जिसे मैं बार बार साम्यवाद कह रहा हूं, उसको कुछ लोग माओवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, प्रगतिवाद भी कहते हैं। आप जो भी कह ले, बात है एक विचारधारा की, जिसको कार्ल मार्क्स ने प्रारंभ किया था, जिसको हम लोग हिंदी में साम्यवाद कह सकते हैं। तो इस समझौते में कुछ मुख्य बातें की जाती है, जैसे अब नेपाल में राजतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा व पूर्णतः लोकतंत्र को स्थापित कर दिया जाएगा। इसके लिए नेपाल में संविधान सभा का गठन किया जाएगा व नेपाल का संविधान बनाया जाएगा। और इस बात को लेकर दोनों दलों ने सहमति जताई। तय किया गया कि वर्ष 2008 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, परंतु संविधान सभा का चुनाव जब होता है तो किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, पर नेपाल का संविधान 2013 तक नहीं बन पाता है। फिर 2013 में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है और इस बार पुष्प कमल दहल की दल बाजी मार जाता है और इसको बहुमत प्राप्त हो जाता है। यानी कि नेपाल में पहली बार साम्यवादी दलों को, जिसको हम अंग्रेजी में कम्युनिस्ट भी बोल सकते हैं, को पूर्ण बहुमत मिल गया। अब वर्ष 2015 में नेपाल का संविधान बना, वो 15 में ही लागू कर दिया गया। तो 2015 में नेपाल का संविधान बना, जिसके बाद नेपाल एक पूर्ण लोकतांत्रिक देश है, वहां पर भी विधानसभाएं हैं, और अब नेपाल हिंदू राष्ट्र न होकर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है। इस तरह नेपाल का संविधान लागू हुआ और वहां पर साम्यवादियों का दबदबा बन गया, और यह साम्यवादी विचार चीन से इनको मिला है। इसलिए आप वर्तमान में नेपाल का जो रूप देख रहे हो,
उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है, वहां का राजतंत्र समाप्त हो गया है और वहां पर साम्यवादियों का उदय हो गया है। इसलिए ये साम्यवादी जो प्रचंड जी है वो भारत व नेपाल का एक महत्वपूर्ण समझौता, भारत नेपाल शांति व मैत्री समझौता जो 31 जुलाई 1950 में हुआ, इसका बार बार विरोध कर रहे हैं। आप लोग समझौते को थोड़ा समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 1950 में नेपाल के राजतंत्र व भारत के लोकतंत्र के बीच में एक समझौता होता है जिसको हम कहते हैं भारत नेपाल शांति मैत्री समझौता। इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण थी, जैसे कोई भी देश अगर इन दोनों देशों पर आक्रमण करेगा तो दोनों एक साथ लड़ेंगे। नेपाल अपने महत्वपूर्ण निर्णय भारत से सलाह के बाद देगा और व्यापार वाणिज्य आदि क्षेत्रों में एक दूसरे की ये सहायता करेगी। और भारत ने इस समझौते के आधार पर नेपाल का पूर्ण सहयोग भी किया है। आप सभी जानते हैं कि नेपाल एक भू आविष्ट देश है जहां से उसकी कोई भी सीमा समुद्र से सीमा नहीं बनाती है। इसलिए भारत ने अपने 2 बंदरगाह कलकत्ता और मुंबई बंदरगाह नेपाल को मुफ्त में व्यापार के लिए दिए हैं। इसके अतिरिक्त नेपाल के लाखों लोग भारत में रोजगार प्राप्त कर अपनी आजीविका चलाते हैं और भारत नेपाल सीमा पर किसी भी प्रकार का कोई वीजा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इतना कुछ भारत ने नेपाल को अभी तक दिया है। इसके बाद भी नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान जो चौंकाने वाला था आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब नेपाल बदल रहा है, अब उसे कोई लैंड लॉक कंट्री ना समझे बल्कि लैंड लिंक कंट्री समझे। यानी नेपाल 2 बड़े देशों को, भारत व चीन को जोड़ता है। ऐसे बयानों से ही हम समझ सकते थे कि इन साम्यवादी दलों का झुकाव चीन की ओर अधिक है, भारत की तरफ कम। इसके अतिरिक्त 2015 के नेपाल के संविधान में भारतीय मूल के नेपाली निवासी, जिसमें मधेसी जनजाति प्रमुख रूप से आती है, उनके साथ भेदभाव किया गया। यानी कि मधेसी लोग नेपाल के उच्च पदों पर आसीन नहीं हो सकते। जैसे कोई मधेसी व्यक्ति कभी भी नेपाल का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इस प्रकार के चीजें हमने नेपाल में 2015 के बाद देखना प्रारंभ कर दी थी। इन्हीं मधेसी लोगों ने, जिनका संबंध उत्तराखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश में बहुत प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है, जैसे एक दूसरे की आपसी रिश्तेदारी, विवाह संबंध, काफी संबंध हम यहां पर देख सकते हैं। और इन मधेसी लोगों के साथ नेपाल के संविधान में प्रमुखता न देना और भारत इसमें इसलिए नहीं हस्तक्षेप कर सका क्योंकि भारत इस समझौते पर कायम था कि वह नेपाल के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु वहां पर मधेसी आंदोलन हुआ जिसने भारत व नेपाल की सड़क को जाम कर दिया। इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। कल हम समझने का प्रयास करेंगे इसके आगे की स्थितियां, जिसमें नेपाल की आर्थिक स्थिति व वर्तमान विवाद जो लिपू लेक, काला पानी व और अन्य क्षेत्रों को लेकर चल रहा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।